यहाँ हमारे टेलीविजन चैनलों पर एक से एक लफंगे जो हैं बैठे हुए, लफंगे मैं इस्तेमाल करूंगा, बल्कि उससे भी क्रूर शब्द कोई हो तो और करूं, जो हम वो काउंटर एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। जो वास्तविकता है बोलने के लिए डोमेस्टिक ऑडियंस को, राजनीति में सरकार कुछ भी कहती रहे। विदेश नीति पे तो काम किया, ठीक है, लेकिन विदेश अमेरिका नीति जो होती है हर देश की, वो अलग होती है। जो बैठ के यहाँ हवा उड़ाते हैं कि वो ट्रम्प साहब का फोन नहीं लिया घंटे भर मोदी जी ने और ये नहीं किया, उनको पता नहीं है कि वहां फोन करने के लिए भी पैसे दे रही है हमारी एम्बेसी। वो पुरानी बात तो रही नहीं कि एक रूस जैसा चट्टानी मुल्क था, हाँ। यूएसएसआर, जो हमारे साथ हुआ करता। ये मत कहिए कि आप विश्व गुरु हैं, मत झूठ बुलवाइए अपने गृह मंत्री से कि आपके बिना दुनिया का पत्ता नहीं हिलता। तो रूस चाइना अगर अपना डील अमेरिका से कर लेते हैं तो वो आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा नहीं हो सके। हाँ। कहीं ना कहीं हम अमेरिका और अमेरिकी नीतियों को किस तरीके से फंक्शन करता है उसको उतनी गंभीरता से नहीं ले नहीं पाए, ले जिसके पाए, कारण ये स्थितियां बनी। इसके कारण ही स्थितियां बनी। और झूठ मूठ में लोगों के गले लिपट के फोटो खिंचवा के यहाँ के देश को, लोगों को उल्लू मत बनाइए। यहाँ से किराए पे ले गई स्त्रियों और पुरुषों से वहां झूठ मूठ में अपने को भगवान मत कहलवाइए। वो तो कहने के लिए है ना कि आप 56 इंच है, वो तो वोट लेने के लिए अच्छा है। अंधभक्त जो है पूरी तरह से भक्ति में 56 को 112 इंच बना देते हैं, लेकिन सच्चाई ऐसा है नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कारण एक बार फिर भारत संकट में फंसता दिखाई दे रहा है। 500% टैरिफ की धमकी ट्रंप ने दे दी है। साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि भारत चीन की उन कंपनियों को भी अनुमति दे सकता है जिनके साथ व्यापार बंद कर दिया गया था। तो क्या भारत की विदेश नीति या अमेरिका के साथ जो संबंध है उनको हम ठीक तरह से सहेज कर मजबूत नहीं कर सके, या ये केवल ट्रंप की तरफ से बार बार की जाने वाली गलती है? बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार राजशेखर जी से। राजशेखर जी, किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए? ट्रंप साहब तो एकदम भारत से लगता है कि पीछे पड़ गए। क्या गड़बड़ रही भारत की तरफ से? देखिए, वो एक तो पहली चीज की दिख ज्यादा रहा है, हमारा जो विपक्ष है उस चीज को बहुत हाईलाइट भी कर रहा है। आप इस बात को पहले समझिए, हाँ। कि वो मतलब भाई विपक्ष को तो मौका मिलेगा, हाँ। वो करेगा ही। लेकिन जो बेसिक बात है वो ये है कि सारी दुनिया के लिए आपकी विदेश नीति एक और चीज होती है, हाँ। अमेरिका के लिए आपकी विदेश नीति, अमेरिका नीति एक अलग चीज होती है। अगर आप गौर से देखिएगा तो मनमोहन सिंह की अमेरिका नीति, मनमोहन सिंह ने एक ही चीज पे तो अपनी सरकार स्टेक पे लगाई और अपने आप को दांव पे लगा दिया, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। और सरकार लेफ्ट के हटने के बाद जाने जाने वाली थी, और वहां उन्होंने साबित किया था कि वो सिर्फ टेक्नोक्रेट नहीं है, उनके अंदर एक अच्छा खासा पॉलिटिशियन सांस लेता है। समाजवादी पार्टी को उन्होंने अपने दम पे यूपीए से जोड़ लिया था, ठीक। और ये कॉन्डोलीजा राइस की अपनी पहल थी, जो पहले एनएसए और बाद में वो कि भाई चाइना को अगर आपको बैलेंस करना है, रोकना है, चेक करना है, तो हमें, और इस पूरे इलाके में हमको भारत के साथ अपनी मैत्री मजबूत करनी हो। तो आप ये देखिए कि तमाम एनपीटी और वो ट्रिटीज जो थी, और ये करना जरूरी है, उसके बगैर जो आप न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से सामान नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद, वो सब कुछ अमेरिका ने दरकिनार कर दिया था, और मनमोहन सिंह से वो समझौता किया गया। तो ये मनमोहन सिंह की अमेरिका नीति थी। हम इस वक्त जो सिक्का राजुल वक्त जिनका भी चल रहा है, उन्होंने इस बात पे तो ध्यान दिया कि चाइना को हमको चेक करना रहेगा। जयशंकर का चाइना एक्सपीरियंस इतना बड़ा है, इस उनको उसी बात पे विदेश मंत्री बनाया गया। लेकिन अमेरिका में हम ये मान के चल रहे थे कि वो सरफेस पे, अरे इतना इंडियन डायस्पोरा है वहां पे बैठा हुआ है भाई, पूरी वो जो आपका सिलिकॉन वैली है, वो कहते हैं 65 से 70% इंडियंस हैं जिनकी बदौलत चल रहा है। और जिसको कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं थे, वाशिंगटन वाले नहीं थे,
तो ये भी लगा कि अच्छा वैसे पॉलिटिशियन नहीं है तो हम हैंडल कर लेंगे, व्यापारी इमोशनल। आदमी है। हाँ हाँ, और गुजरातियों के तो प्रधानमंत्री जी के तो हमारे तो ब्लड में ही व्यापार बहता है, तो वो हैंडल कर लेंगे। और तमाम वो माय फ्रेंड मतलब उनको कह के, और किस तरह आप सोचिए कोरोना उसके बाद आया, वो भी उससे जोड़ दिया गया था। अहमदाबाद में उनका बुला के स्वागत किया गया, तमाम चीजें। लेकिन इस पे अगर ठीक से हमने वर्क किया होता तो भाई ये सतह पे टच करने वाली चीज नहीं। और वहां राष्ट्रपति एक चेहरा होता है, आप समझिए। वहां तमाम एजेंसियां मिलकर जो डीप स्टेट बनाती हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। CIA, FBI और ये सब तो, पेंटागन, ठीक है, वहां NSA कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब सोचिए हेनरी किसिंजर भी NSA थे। तो वो ये इन चीजों को हमने उस तरह मतलब सब ट्रम्प ही कर लेंगे। अरे बहुत सारी चीजें हैं जो वो नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हम अमेरिका और अमेरिकी नीतियों को किस तरीके से फंक्शन करता है उसको उतनी गंभीरता से नहीं ले पाए, जिसके कारण ये स्थितियां बनी। इसके कारण ही स्थितियां बनी। और वो कुछ भी बोल रहे हैं, और वो भाई बोल तो अंग्रेजी में रहे ना, उसका ट्रांसलेशन कुछ भी हो रहा। उतना अपमानजनक शायद वो ना बोल रहे हो, लेकिन जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको हिंदी में तो हमें लग रहा बड़ी बेइज्जती खराब कर दी भाई। लेकिन राजशेखर जी वो बोल भी तो लगातार रहे हैं ना, यानी कि वो टारगेट तो कर रहे हैं और सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं, और हम नहीं कर रहे हैं। हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे। हाँ, तो ये एक समझदारी है। हालांकि हम बोल के भी क्या करेंगे, बोल करके क्या करेंगे, तो बेहतर है कि चुप ही रहो। तो ये असल मामला ये है कि हमने विदेश नीति पे तो काम किया, ठीक है, लेकिन विदेश अमेरिका नीति जो होती है हर देश की वो अलग होती है, उस पे काम नहीं कर। नहीं तो ये वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लैटिन अमेरिका के एक राष्ट्रपति को किडनैप करा लिया है अपनी फोर्सेस से। आज ही दूसरी खबर है और डिटेल्स आ गए हैं बाकायदा। भारतीय दूतावास मोदी मतलब हमारे प्रधानमंत्री के लिए और हमारे अफसरों के लिए, हमारे विदेश मंत्री के लिए अमेरिकी प्रशासन में मीटिंग्स या बातचीत के लिए समय तय करने के लिए स्वयं सक्षम नहीं है। ये डिटेल्स आ गए हैं, ऑफ रिकॉर्ड पर है। और हमने उसके लिए वहाँ एजेंसीज हायर कर रखी और उनको हम बाकायदा भुगतान कर रहे हैं इसके लिए। यहाँ हमारे टेलीविजन चैनलों पर एक से एक लफंगे जो हैं बैठे हुए, लफंगे मैं इस्तेमाल करूंगा, बल्कि उससे भी क्रूर शब्द कोई हो तो करूं जो असंसदीय बस न हो। लेकिन जो बैठ के यहाँ हवा उड़ाते हैं कि वो ट्रम्प साहब का फोन नहीं लिया घंटे भर मोदी जी ने और ये नहीं किया, उनको पता नहीं है कि वहाँ फोन करने के लिए भी पैसे दे रही है हमारी एम्बेसी, और वो सब रिकॉर्ड पर है। तो ये लोग तो मतलब जो मन में आए सो यहाँ की जनता को, हमारे देश की जनता को भरमाने के लिए, उनके पास झूठ परोसने के लिए ये सब करते हैं। सच्चाई वो है जो आपने अभी बता दी, जो सारी दुनिया को पता है, जो वीडियो पर उपलब्ध है, ऑडियो पर उपलब्ध है, रोज आ रही है। आज ही दूसरी खबर है, रिलायंस ने सफाई दी है। ब्लूमबर्ग में एक खबर आ गई थी कि कुछ टैंकर रूसी रिलायंस रिफाइनरी की ओर जा रहे हैं, रिलायंस की हवा निकल गई। हाथ जोड़ बड़ा के बड़ा कह उन्होंने रहे बड़ा बड़ा उन्होंने यहाँ खंडन किया, विदेशी अखबारों में किया, अमेरिकी अखबारों में किया, सब जगह प्रेस नोट और वो भेज के फोन कर करके वो छपवा रहे अपनी सफाई। हालत यह है कि पसीना निकला हुआ है, क्योंकि हमारी जो राष्ट्र की संप्रभुता थी, आज बात करते हैं नेहरू जी के जमाने की और पुराने जमानों की, और उसकी आलोचना करते हैं। आपके तो मतलब इतनी सामर्थ्य नहीं है कि एक ट्वीट करके इतने सारे आपके बारे में कही गई बातों में किसी एक बात का खंडन ही कर दें। आपकी तो इतनी हिम्मत नहीं है। नेहरू जी तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता थे उस जमाने में, 100 से ज्यादा देश उनके पीछे खड़े होते थे, ये दोनों महाशक्तियों के सामने, और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर उनकी आवाज साफ साफ सुनाई देती थी, अपने नहीं दूसरों के तक मसलों पर। आपकी तो अपने आपके नाम लेके कह रहा है और आपकी हिम्मत नहीं है कि आप एक बार उसका, क्योंकि सच्चाई यही है कि आप नहीं कर सकते। तो इस देश की जनता को भ्रमित क्यों करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत इस स्थिति में है कि यहाँ के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से कुश्ती लड़ लें या उनसे झगड़ा मोल ले लें,
या उनसे व्यापारिक नुकसान करा लें। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल देश हित में नहीं है और कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन अपने देश की जनता को झूठ न बताइए, उसको सच से वाकिफ रखिए। उसको बताइए कि हम तुलनात्मक रूप में अमेरिका जैसी सामरिक और प्रशासनिक ताकत के सामने इस तरह की स्थितियां नहीं उत्पन्न कर सकते। ये मत कहिए कि आप विश्व गुरु हैं, मत झूठ बुलवाइए अपने गृह मंत्री से कि आपके बिना दुनिया का पत्ता नहीं हिलता, आप सारे फैसले दुनिया के कराते हैं। झूठ मूठ में लोगों के गले लिपट के फोटो खिंचवा के यहाँ के देश को लोगों को उल्लू मत बनाइए। यहाँ से किराए पे ले गई स्त्रियों और पुरुषों से वहां झूठ मूठ में अपने को भगवान मत कहलवाइए, इंसान रहिए जो आप हैं। तो ये झूठ का जो तिलिस्म है, ये दरअसल ट्रंप ने एकदम इनका, जब से इस बार ट्रंप अपने फार्म में इंडिया के मामले में आए हैं, उसने तार तार कर दिया है। और इससे निश्चित तौर पर वो आपका दुख, मैं आपके दुख के साथ साझा हूं कि इससे भारत का अपमान हो रहा है। भारतीय राष्ट्र जो है, ये उसका अपमान है। ये झूठ बोलने से पैदा हुआ है। और ऐसे असंख्य वीडियो हैं, आप देखेंगे सब बड़े बड़े टीवी चैनलों के बड़े बड़े महान एंकरों ने ये झूठ जो है इस देश की जनता के दिमाग में भरने के लिए अपने आप को पेश किया है और इसको स्थापित किया है। उसकी वजह से ये समस्या हो रही है। अगर ये हमने झूठ न बोला होता तो हमें क्या समस्या थी? हम जानते हैं अमेरिका भाई महाशक्ति है, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम 4 ट्रिलियन के आंकड़ों में भी हमारी ये हो रहा है कि हम सही है कि गलत है, फलाना है कि ठिकाना है। हम हर चीज सेना का हर बड़ी चीज वहां से खरीदते हैं, राइफल तक हमारी अपनी नहीं है। तो हम तो बहुत ही अभी परनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर नहीं परनिर्भर है। सारे लड़ाकू जहाज हम बाहर से खरीदते हैं। एक हमने बनाया भी तो उसका इंजन अमेरिका से ही आता है, तो नहीं आ रहा है तो हम बना नहीं पा रहे हैं। तो हम परनिर्भर हैं भाई, इसमें क्या है? जो सच्चाई है सो सच्चाई है। लेकिन सच्चाई ही हमारे अपने लोगों के साथ शेयर होनी चाहिए। लोगों के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए कि जो आप है नहीं वो उनको बताए रहिए और वो उस भ्रम में बेचारे मारे जाए। सर, कल इतनी बड़ी ये घटना हुई थी जो अखबारों ने तो छापी, फ्रंट पेज पे कम से कम। और आप नेहरू जी का अभी जिक्र कर रहे थे। इंदिरा गांधी 71 में निक्सन के सामने नहीं झुकी, पूरे देश दुनिया ने उनका साहस देखा था। लेकिन टीवी चैनलों पर कल बहस हो रही थी सोमनाथ मंदिर को लेकर, और नेहरू जी को उसमें भी ये टीवी चैनलों में दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से नेहरू उस समय विलन के तौर पर उसमें शामिल थे। भाई यहाँ तो पूरी पॉलिटिक्स जो है धर्मांधता के कुएं में ढकेल दी गई है। जैसे 79 में जियाउल हक के ज़माने में पाकिस्तान को उन्होंने धर्मांधता में ढकेल दिया था। तब तो उन्होंने अमेरिका और सऊदी अरब के पैसे की वजह से किया था, तो किराए पे लड़ने वाले लोग हैं। हम कौन सा किराए पे लड़ने वाले लोग हैं भाई? भारत को क्या गर्ज पड़ी है कि आप अपने देश की जनता को धर्मांधता में ढकेल रहे हैं, जिससे कोई हासिल नहीं होने वाला, दुनिया में किसी को हासिल नहीं हुआ। अब पाकिस्तान तो मतलब कर्ज क्या सूद देने की हालत में नहीं बचा था। जो किस्त जाती है, किस्त डिफॉल्ट होने की, डिफॉल्टर होने वाला था। तो आप हमको भी वहीं पहुंचाना चाह रहे हैं क्या? अरे भाई ये दूसरा युग है, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। हमसे बहुत बड़ी सामर्थ्य वाले लोग हमारे पड़ोस से लेके और 7 समुंदर पार हैं, जो दुनिया की चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। हमें बहुत कुछ करना है, तब हम वाकई में अपनी 150 करोड़ की आबादी के लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। हमारे पूर्वजों ने जो किया उसकी आलोचना करने की जगह आप क्या करने वाले हैं, आप क्या कर रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि माध्यमों ने अपने आप को इसी तरह बदल लिया है, और खासकर टीवी ने। उन्होंने तो इस देश का जितना नुकसान किया, और बाद में सोशल मीडिया पर भी, क्योंकि इसमें संख्या का खेल होता है, संख्या खरीदने की सामर्थ्य जिसकी ज़्यादा होगी वो अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचा लेगा। और सरकार होने से अतिरिक्त लाभ मिल जाता है कि आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये सारे लाभ लेके इस दौर में देश की जनता को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में और राष्ट्रीय मामलों में मूर्ख बनाया जा रहा है, झूठ पढ़ाया जा रहा है और उनको धर्मांध बनाया जा रहा है। क्योंकि धर्मांध बनते ही वो जो उनकी समस्याएं हैं, जिनके हल के लिए उनको संघर्ष करना चाहिए, वो रास्ता वो छोड़ देते हैं और पलायनवादी बन जाते हैं, भाग्यवादी बन जाते हैं कि सब भगवान कर रहे हैं, भगवान की माया है, भगवान हमको दलिद्र बना दिए तो हम दलिद्र हैं। ये जब सोच आ जाती है तो वो कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो धर्मांधता है वो यही सोच पैदा करती है।
तो ये धर्मांध बना रहे हैं एक बड़ी जनता को। और ये दूसरे काम में भी आती है, राजनीति के काम में बहुत बढ़िया आती है। क्योंकि धर्मांध लोग जो हैं, कोई दूसरे धर्म के मामले में कोई बात गलत उनको बता दी जाए तो वो तुरंत झगड़े पर और उत्तेजना में आ जाते हैं, और ये उत्तेजना को वोट बैंक में ले जाके चालाक लोग अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। और ये बार बार हमारे यहाँ उल्लू सीधा किया जा रहा है, और नतीजा हमारे आपके सामने है। सर, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि भारत सरकार की जो इस मामले में आधिकारिक प्रेस रिलीज आई, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया गया, उनको उठाया गया उनके घर से और अपने अमेरिका ले जाया गया, उस पर जो प्रेस रिलीज आई उसमें चिंता तो जताई गई वेनेजुएला लोगों के प्रति, लेकिन निंदा तक नहीं की गई, अमेरिका का नाम नहीं लिया गया। तो बहुत से लोग, कल मैं देख रहा था बड़े पत्रकार, वो सूत्रों के हवाले से कह रहे थे कि भारत के लिए अब भारत का हित सर्वोपरि है। और देखिए विक्रांत जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त विश्व के तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। तानाशाह, है ना, कहने के डेमोक्रेसी से हैं लेकिन एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। और ये जो नया बिल है उनका, ये समझिए पूरे दुनिया की नाकेबंदी वाला कदम है। नाकेबंदी वाला कदम। बात यह है कि चीन तो जैसे को तैसा जवाब देता है। माने अगर ट्रम्प कहेगा 500% तो हो सकता है कल को देखिए चाइना वाला कह दे 550%। लेकिन दोनों के बीच में चूंकि ताकत लगभग बराबर है, दोनों की अपनी अपनी भूमिका और अपना अपना दबदबा है, उनके बीच तो मतलब एक जगह आकर के सेटल हो जाता है। अब सवाल है भारत जैसे देशों के लिए, क्योंकि हम 80% से ज्यादा तेल के लिए हम बाहर, इस पर हम एक आश्रित, और हाल के वर्षों में रूस से सस्ता तेल ला करके तमाम अवरोधों के बावजूद हमने काम किया है। और अभी ये तो लगातार डेटा आ रहा है, और वो ट्रम्प का जो सरकार है वो भी दावा करता है कि भारत वो जो है आयात रूस से घटा रहा है। यानी कि मैं समझता हूं ये जो बिल है, अभी अभी इसको कहा जाएगा कि एक चाल चला गया है। एक अभी आप इसको कह सकते हैं कि ये भभकी है, गिदर भभकी नहीं है भभकी। और उसी में वो अपना दबाव बढ़ा के अपने टर्म्स कंडीशन पर अमेरिकी तेल, या जो अब नया वेनेजुएला वाला भी तेल पर कब्जा हुआ है उसका, या सब जहां भी वो है वो तेल पर कब्जा कर रहा है, तो कहेगा कि आप हमारा तेल लीजिए, नहीं दूसरे जगह से लीजिएगा तो ये वाला काम करेंगे। ये नहीं थोड़ा और कम करें या जो करें, लेकिन हर तरह से नाकेबंदी करेगा आपका। हम भारत जो है अपने व्यापार के लिए बेहद मतलब कहा जाए तो हम अमेरिका पर आश्रित है। ये हमारा विश्व व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका पर निर्भर करता है। नॉट ओनली दैट कि खाली अमेरिका जाता है चीजें, हमारा ट्रेड सरप्लस भी है, बल्कि अमेरिका तो ऐसा बदमाशी करता है कि आपके व्यापार को, आपके निर्यात को कहीं और जो है रोकने लगेगा। मान लीजिए कि आपको लगेगा कि चलो भाई अमेरिका से हम डील नहीं करते और हम अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा करेंगे, लेकिन आपके और राष्ट्रीय हित पर हमला जो है बाकी अपने प्रभुत्व वाले देशों को उकसाकर, उनको अपने पक्ष में लाकर आपको रोकने का, आपको अवरुद्ध करने का, आपको तबाह करने का प्रयास करेगा। तो ये आप इस नाकेबंदी को, इस बिल को आप इस दृष्टि से समझिए। देखिए अमेरिका सिर्फ व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। वो अगर सिर्फ व्यापार की दृष्टि से भी रहता तब तो एक नया गोलबंदी बना के उससे लड़ा जा सकता, उसका एक रास्ता निकाला जा सकता। लेकिन सवाल हमारे जैसे देश के लिए है कि भाई हमारा विपक्ष में, अमेरिका के विपक्ष में पहले तो ये तय नहीं है कि कौन विपक्ष है, क्योंकि जो विपक्षी भी रहते हैं वो अपना अपना डील कर लेते हैं, जैसे रूस चाइना। तो रूस चाइना अगर अपना डील अमेरिका से कर लेते हैं तो वो आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा नहीं हो सकते, या आप उनके साथ चट्टान की तरह नहीं खड़ा हो सकते। तो हम फंसे हुए हैं, ये हमें मानना पड़े। तो क्या है कि वो तो एक काउंटर एक्शन ले भी लेते हैं,
और हम वो काउंटर एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है, जो वास्तविकता है। बोलने के लिए डोमेस्टिक ऑडियंस को राजनीति में सरकार कुछ भी कहती रहे, लेकिन जब ताकत की बात आती है, चाहे व्यापारिक हो, चाहे सैन्य हो, सामरिक हो, या डिप्लोमेटिक विदेशी ताकत हो, उतना हमारा मजबूती नहीं है। तो हमारा मजबूरी है कि हम अमेरिका से कुछ लेन देन करके, गिव एंड टेक करके ही चले। अमेरिका का मैंने जैसा कहा कि खाली व्यापारिक रहता उसकी ताकत, तो हम उससे डील कर सकते थे। लेकिन वो तो सैन्य सामरिक हर तरह से बदमाशी कर सकता है ना। और वो अगर ज्यादा बदमाशी करता है तो हमारे लिए तेल और व्यापार उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारा सामरिक हमें सहयोग या उसका समर्थन चाहिए। वो पुरानी बात तो रही नहीं कि एक रूस जैसा चट्टानी मुल्क था, यूएसएसआर, जो हमारे साथ हुआ कर मरने जीने में साथ रहा, तो हम अमेरिका से खतर में भी मुकाबला कर पड़े। आज की स्थिति नहीं है। आज रूस जितना भारत से क्लोज होगा उससे कहीं कम चीन से नहीं होगा। हमारा चीन से भी ऐसा ही। तो हम लग रहा है मुझे कि एक विकराल चुनौती सामने आ रही है, और पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे स्टेबिलिटी के लिए, राजनैतिक रूप से ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, हिंदुत्व की राजनीति करके मोदी सरकार देश में सबको दबदबे में रख सकती है, क्योंकि विपक्ष भी एक नहीं है। लेकिन आप विदेश में क्या करोगे? वो तो कहने के लिए है ना कि आप 56 इंच है, वो तो वोट लेने के लिए अच्छा है। अंधभक्त जो है पूरी तरह से भक्ति में 56 को 112 इंच बना देते हैं। लेकिन सच्चाई ऐसा है नहीं। और तो हमें एक अपने व्यापार के बास्केट को बहुत तेजी से, कुछ हो भी रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा होगा। हाल के प्रधानमंत्री के 8-10 देश के दौरे हुए थे, उसका महत्व व्यापारिक ही था कि भाई ट्रेड के बास्केट को और जगहों को वो बढ़ाया जाए। लेकिन अमेरिका से पंगा मोल लेना, दुश्मनी मोल लेना आज भारत के बस में नहीं है, ना हित में, दोनों। इसलिए बैलेंसिंग करना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रंप की ये वाली घोषणा है और जो उसका ये बिल है, ये पूरे दुनिया में एक पक्ष के लिए पूरी तरह से ये तबाही लेके आएगा। चीन और रूस तो इसको संभाल लेंगे, क्योंकि रूस और अमेरिका का आप जान ही रहे हैं यूक्रेन को लेके क्या है। चीन और अमेरिका का रिश्ता भी समझ रहे हैं कैसा है। जो दो बराबर के ताकतवर देश रहते हैं कई अन्य चीजों में, वो तो संभाल लेते हैं। भारत ऐसा नहीं है कि एक आर्थिक शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक सामरिक शक्ति नहीं, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि आप जो है सीधे सीधे भिड़ जाए, लड़ जाए, और उसमें नुकसान हो जाएगा। तो ये वाली चीजें हैं। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ है कि नहीं। जी। भाई, ऑपरेशन सिंदूर में हमने मारा घुस के पाकिस्तान में, एकदम सही बात है, जय जयकारा है। लेकिन जिन परिस्थितियों में सीज फायर हुआ और उसके बाद जो ये तानाशाह ट्रंप के दावे रहे, उसका जितना हमें मुखालफत करना था हमने अपनी स्ट्रेटेजी के तहत नहीं किया। और ये सारी चीजें हैं। तो विदेश नीति, रक्षा नीति, सामरिक नीति और व्यापार नीति आजकल पूरी तरह से बैलेंस का खेल है, विक्रांत जी। और बिल्कुल। ऐसे में एक एक पागल हाथी की तरह बिहेवियर रखने वाला आदमी जो अमेरिका के हित में काम कर रहा है, ये बात भी आप समझ लीजिए। लेकिन नया उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी, ये तानाशाही रवैया है। बड़ा ही आगे आने वाला समय दुनिया के मानचित्र के लिए, दुनिया के आपसी संबंधों के लिए, ग्लोबल ऑर्डर के लिए, कमजोर मुल्कों के लिए, और एक कहा क्या जाए सिविलाइज्ड मुल्कों के लिए एक बड़ा ही आफत का समय आ रहा है या आ चुका है।